देखिए 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। अभी आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है यूपीएससी प्री का। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर, ये सेट सी का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। सेट जो सी है उसका क्वेश्चन है। चारों सेट बराबर सेम ही रहते हैं, बस सीक्वेंस थोड़ा बहुत नंबर का चेंज हो जाता है क्वेश्चंस का, बाकी क्वेश्चन बराबर रहते हैं, सब में 100 क्वेश्चन ही रहते हैं और सेम ही रहते हैं। जैसे ये 11 नंबर पे दिया हुआ है और सेट ए में यही क्वेश्चन 21वें नंबर पर दिया रहेगा। इस तरीके से सीक्वेंस चेंज रहता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर री, और दूसरे हैं ए एच लॉन्गहर्ज, और तीसरे हैं रॉबर्ट स्वेल, और एक है जेम्स वर्गीस और वाल्टर एलियट। ये किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं? तो ये सभी हैं पुरातात्विक उत्खनन से रिलेटेड व्यक्ति हैं। किस रिलेटेड व्यक्ति हैं ये? पुरातात्विक उत्खनन से रिलेटेड ये सारे व्यक्ति हैं। तो ये सारे नाम किससे जुड़े हुए हैं? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं हु वर्कड मेनली इन साउथ ब्रिटिश इंडिया में इन लोगों ने काम किया था। तो ये सब कैसे कह सकते हैं हम पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है जैसे वेशनगर क्या चीज़ है। पेन तो यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। वेशनगर क्या चीज़ है? क्या शैव गुफाओं मंदिरों को वेशनगर कहते हैं? तो उन चीज़ों के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर। वेशनगर क्या चीज़ है? वेशनगर वाज प्रोबब्ली एन इम्पोर्टेंट एंशियंट टेम्पल, हम कह सकते हैं एंशियंट टेम्पल है एंड पिलग्रिज्म साइट है। वेशनगर जो होती है पिलग्रिज्म साइट है। तो दो मेजर हम कह सकते हैं पिलग्रिज्म साइट कौन सी हैं? दो मेजर आर्कोलॉजिकल excavation in 12th century has revealed the pillar to be part of the ancient, और हम कह सकते हैं सुदेवा टेम्पल साइट। सुदेवा टेम्पल साइट में है वो, बेसनगर में मिली है हमें। तो ये शैव गुफा मंदिर यहाँ पर हम कह सकते हैं नहीं है। और दूसरा है हमारे पास में भाजा बौद्ध गुफा मंदिर दे रखे हैं। और तीसरा है शीतल शीतन वासल जैन गुफा मंदिर दे रखा है। तो ये दोनों करेक्ट है यहाँ पर, भाजा और शीतन वासल। भाजा केव की बात करें तो भाजा केव के अंदर 22 ग्रुप हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध के रूप में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 22 रॉक्स कट केव्स डेटिंग बैक टू 2nd century BC लोकेटेड इन द सिटी पुणे। तो ये यहाँ कहाँ पर है? पुणे में है ये भांजा। पुणे इंडिया के अंदर है। भाजा केव्स आर दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर इन इंडिया। फिर है चीतन वासल केव, इनको हम अरिवार कोयल के नाम से भी जानते हैं, अरिवार कोयल। तो 2nd century तमिल में हम कह सकते हैं रामा, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ केव इन शीतल वासल विलेज, जो कि शीतल वासल विलेज कहाँ पर है? पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु की पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में है। शीतन वासल गांव का नाम है, वहां पर एक केव है शीतन वासल केव, आल्सो नोन एज अरिवार कोविल। और ये जैन मोनेस्ट्री है 7th century में। कौन सी मोनेस्ट्री है? जैन मोनेस्ट्री है। तो ये सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें शैव गुफा मंदिर की जगह क्या है? वासुदेवाय टेम्पल मंदिर है यहाँ पर। जैसे शैव नहीं है, वासुदेवा है वासनगर में। वासुदेवा टेम्पल है। इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। और एंशियंट वासुदेवा टेम्पल साइट है, ना कि शैव गुफा मंदिर। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसका मतलब केवल दो युग में यहाँ पर सही है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर तो इसमें है नहीं, अगला पेज पे जाना पड़ेगा। ये है 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। जैसे कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या ये सही है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाए? तो ये सही बात है। अगर हम बात करें 2015 की, 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू
डेजिनेट द 7th अगस्त एवरी ईयर एज ए नेशनल हैंडलूम डे, यानी 7 अगस्त 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया है कि 7 अगस्त को हम प्रत्येक साल नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाएंगे। अगस्त साल है वो डेजिनेटेड टू सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे टू मेमोराइज दी स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी मूवमेंट को मेमोराइज करने के लिए इसको घोषित किया गया था 7 अगस्त 2015 को। एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन began in Kolkata Town Hall to boycott foreign goods in favor of Indian made items 7 अगस्त 1905, यानी 7 अगस्त 1905 को इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में ये शुरू हुआ था और कलकत्ता टाउन हॉल में विदेशी चीज़ों को बाइकआउट करने के लिए ये नेशनल हैंडलूम जो है इसको शुरू किया गया था। यानी ओरिजिनल जो है 7 अगस्त 1905 में हुआ था, लेकिन 7 अगस्त 2015 में ये नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर किया गया है। और इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? इस क्वेश्चन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन mygov.in जो वेबसाइट है वहाँ पर इसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की ध्वज संहिता के बारे में बताया गया क्वेश्चन। किसके बारे में बताया गया है? भारत की ध्वज संहिता के बारे में। तो इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन एक साथ पूरा दिखे, इस तरह इतना कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन कौन से कथन है उन पर विचार कर लेना है हमें कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहली बात तो स्टैंडर्ड साइज बता रखी है। स्टैंडर्ड साइज है नेशनल फ्लैग की, वो फ्लैग की साइज की डायमेंशन क्या दे रखी है? एक साइज तो होगी, ये पहला कथन तो गलत ही है, ये कोई साइज नहीं है इंडियन फ्लैग की। या तो होगी 6300 4200, यानी ये देखिए काट दीजिए 7 से 9 बार, 7 से 6, 9 5 6 में हो रही है, इस तरीके से होगी। या फ्लैग साइज की नंबर 2 अगर डायमेंशन देखें तो वो है 3600 2400, कौन सी है? 3600 2400 हो सकती है। तीसरी अगर डायमेंशन देखें 2700 1800 हो सकती है, 2700 1800, ये भी एमएम में डायमेंशन हो सकती है। 1800 1200 हो सकती है, और एक 1350 900 हो सकती है, एक 900 600 हो सकती है डायमेंशन, 900 600 भी हो सकती है, 450 300 भी हो सकती है, 225 150 भी हो सकती है, 225 150, और 150 100 भी हो सकती है, ये एमएम में होगी। देन यानी हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2 to 3, यानी 2 से 3 के बीच में ये विड्थ और लेंथ का रेशियो है, ये यहाँ पर होना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग के ये सारे डेटा आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? नेशनल फ्लैग एम्बेसी ऑफ इंडिया है, फिनलैंड एंड एस्टोनिया एक वेबसाइट है, उसका नाम है इंडस, इस तरीके की वेबसाइट है, उस पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है इन डैम वेलसिंकी, इन डैम BHELSINKI, इंडैम ब्लेंस्की, इस वेबसाइट .gov.in इस वेबसाइट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। यानी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये इन डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है। दूसरा सही है, ध्वज की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3 अनुपात 2 होना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में बताया गया है। कुछ कथन दे रखे हैं संविधान दिवस पर, उनके बारे में बात करना है। नागरिकों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर गलत है क्योंकि संविधान जो दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, ना कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं
26 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। तो कथन हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसको हम संविधान दिवस भी कह सकते हैं। और प्रत्येक हमारे देश में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। एवरी ईयर कॉमनस्टेट टू एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इस दिन संविधान को ग्रहण किया गया था। तो ये नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए यहाँ पर नहीं मनाते हैं, इस दिन ग्रहण किया गया था इसलिए मनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है इंडिया की, उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था भारतीय संविधान को। और लेकिन लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट सही है। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई गई और भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 26 नवंबर 1949 को। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी स्टेटमेंट सेकंड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस है हमारे देश में 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। इसलिए मनाया जाता है टू कॉमोटरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो संविधान है उसको एडॉप्ट किया गया था इस दिन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन इस तरीके से है, स्विट्जरलैंड के बारे में है। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातों में से एक है, यानी कि सबसे ज्यादा निर्यात स्विट्जरलैंड करता है मूल्य के आधार पर सोने का। क्या ये सही है? दूसरा दे रखा है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। क्या ये सही है? सबसे ज्यादा निर्यात करता है तो ज्यादा रिजर्व है इसकी वजह से निर्यात करता है या और कोई कारण है? तो पहला का कथन तो सही है, लेकिन दूसरे कथन में थोड़ी गड़बड़ी है। दूसरा कथन हमारा गलत नहीं है, गलत है। ये वाला का स्टेटमेंट गलत है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का विशालतम स्वर्ण रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये वाला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा। अब इसका बात करें स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड 2021 की बात करते हैं। 2021 में स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट हम कह सकते हैं 86.7 बिलियन डॉलर गोल्ड का एक्सपोर्ट स्विट्जरलैंड ने 2021 में किया। कितने का किया? 86.7 बिलियन डॉलर, इतने का स्विट्जरलैंड ने एक्सपोर्ट किया, मेकिंग इट्स फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। एट द सेम ईयर गोल्ड वाज द फर्स्ट मोस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इन स्विट्जरलैंड। तो ये 2021 में स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा सोना इन्होंने क्या है एक्सपोर्ट किया है, और विश्व का पहला नंबर पर यह आ गया है एक्सपोर्ट के मामले में 2021 में। द यूएसए हैज हेल्ड इट्स फर्स्ट पोजीशन इन गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व के मामले में यूएसए है वो पहले नंबर पर आता है यहाँ पर, यानी रख रखाव जहाँ जिसके पास सोना सबसे ज्यादा है यूएसए है। यूएसए के पास सबसे ज्यादा सोने का रिजर्व है बहुत सारे सालों से। रिजर्व फॉर सेवरल ईयर्स गोल्ड मेक्स अप 79% ऑफ द यूएसए फॉरेन रिजर्व। द ओनली कंट्री अबव दिस ईयर आर वेनेजुएला। तो यूएसए से ऊपर जो कंट्री है वो है वेनेजुएला है, 82.4% है, और पुर्तगाल है 80.01% है। तो यूएसए से ऊपर कौन कौन आता है? एक तो पुर्तगाल आता है और एक वेनेजुएला आता है। वेनेजुएला में 82.4% है और पुर्तगाल में 80.1% है। इट हैज नियरली द स्टॉक ऑफ फॉलोइंग टॉप 3 कंट्रीज कंबाइंड। यूएसए इज फॉलोड बाय द जर्मनी एंड इटली, यानी यूएसए के बाद में अगर हम बात करें तो जर्मनी का नंबर आता है, और जर्मनी के बाद में बात करें रिजर्व के मामले में तो इटली का नंबर आता है। तो स्विट्जरलैंड का यहाँ पर कहीं भी नाम भी नहीं है। तो ये अगर टॉप कंट्रीज आपको देखनी है जो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है उनके पास में, तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है tomorrowmakers.com। वेबसाइट का नाम क्या है? tomorrowmakers.com। इस वेबसाइट पर जाके आप टॉप 10 कंट्रीज हैं जो लार्जेस्ट गोल्ड रखती हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। और गोल्ड इन स्विट्जरलैंड
OECD यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, वहां पर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के बारे में, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये है 17 क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इन कथनों पर विचार करना है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोपीय संघ यानी ईयू ने व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की प्रारंभ की है। तो क्या ये सही है? तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट है सही है, क्योंकि अभी अभी क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यहाँ पर प्रारंभ किया है। दूसरा को स्टेटमेंट दिया हुआ है, संयुक्त राज्य जो परिषद है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ये दावा करते हैं कि वे इनके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात भी सही है। तो व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की प्रारंभ की है और ये इनका उद्देश्य ये है कि इनके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करें। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है इंडिविजुअली, तो ये ऑप्शन होगा हमारा। दोनों सही है। कथन सेकंड है, कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। तो ये बात सही है। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में, पहले 3 अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया है 3.5% ग्लोबल, और इंपोर्ट के मामले में है 3.2%। तो ये निर्यात है। इंपोर्ट करता है 3.2% और एक्सपोर्ट करता है, ग्लोबल एक्सपोर्ट 3.5% इंडिया एक्सपोर्ट करता है एज पर WTO डेटा 2022। तो ये बात पहला कथन हमारा सही है कि इंडिया का जो निर्यात है एक्सपोर्ट है 3.5 और इंपोर्ट है 3.2। वस्तुओं को वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट है निर्यात, वो 3.5% है, 3.2 नहीं है। एक्सपोर्ट 3.5 है और इंपोर्ट जो है 3.2 है। इंपोर्ट है 3.2। आयात आयात है हमारा 3.2। और भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया। ये बात भी सही है। एज पर WTO डेटा रिलीज इन 2022, इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट फॉर मर्चेंडाइज वाइज, अगर मर्चेंडाइज वाइज देखें तो 1.9% है इंडिया का एक्सपोर्ट, और ग्लोबल इंपोर्ट है वो 4.1% है मर्चेंडाइज वाइज। 4.1% है वो इंपोर्ट है, यानी कि आयात करता है, 1.9% एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मर्चेंडाइज वाइज है। लेकिन अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया शेयर यानी इंडिया का शेयर कितना है, तो 3.5% क्या है एक्सपोर्ट के मामले में है और 3.2% है इंपोर्ट के मामले में है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा कथन से फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा यहीं पर आ जाएगा, ये 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता ऐसी संधि है। तो स्थिरता भी है, स्टेबिलिटी है और ग्रोथ पैक्ट है यूरोपियन यूनियन का। वो ट्रेटी किस टाइप की ट्रेटी है? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट के हिसाब से हम देखें
यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। तो कौन सा है? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, जिसे हम बोलते हैं एसजीपी। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट इज सेट अप ऑफ रूल डिजाइन टू इंश्योर दैट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन pursue sound public finance and coordinate their fiscal policies। तो यूरोपीय संघ के दो देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना को आपस में बांटना का लिए सुरक्षित करती है, तो ये भी सही है। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट इज ए सेट ऑफ fiscal rule designed to prevent countries in यूरोपियन from spending beyond their means। यानी कि वो अपने घाटे के स्तर को सीमित करती है और यूरोपीय संघ के लोगों देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांट कर सकत करती है। तो ये स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, यानी एक केवल एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, और वो कौन सा है? जो यहाँ पर बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन है वो पब्लिक फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेट दियर फिशियल पॉलिसीज, यानी जो उनकी फिशियल पॉलिसीज हैं उनको क्या बनाती है? ये सुविधाजनक बनाती है फिशियल पॉलिसीज को। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट is a set of rules designed to ensure that countries in the European Union pursue sound public finance and coordinate their fiscal policies। The Stability and Growth Pact is a set of fiscal rules designed to prevent countries in European Union from spending beyond their means। यानी आप इसको investopedia.com से भी पढ़ सकते हैं। इसका जो प्रॉपर रिपोर्ट है investopedia.com, वहाँ पर आपको मिलेगी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट डेफिनेशन। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट के बारे में आप यूरोपा.eu पर भी पढ़ सकते हैं। यूरोपा.eu यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इधर देखिए 20 क्वेश्चन हो गया। ये है क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन जीएसएम अपनाई है। तो क्या ये सही है जो टेक्निक इन्होंने अपनाई है? तो द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेल ऑर्डिनरी एंड रेगुलेशन माइग्रेशन वो फर्स्ट इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है प्रिपेयर्ड अंडर दी auspicious of United Nations to cover all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner। It was adopted as an intergovernmental conference on migration and माराकेश, जो मोरक्को में हुआ था 10 दिसंबर 2018 में, वहां पर इसको क्या है एक्सेप्ट किया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इन नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स दैट respects state sovereignty right to determine who enter and stays in their territory and demonstrate commitment to international cooperation on migration। तो यहाँ पर हम देखें जीएसएम में अकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएनए सदस्यों पर बाध्यकर है, ये गलत है। जीएसएम अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है, तो ये भी गलत, क्योंकि ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलरली माइग्रेशन जो है वो आप पढ़ सकते हैं, एक रिपोर्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीसीएम रिपोर्ट, यानी ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, या हम बोल सकते हैं OHCHR, सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो बाकी क्वेश्चन है
वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम इस तरीके की क्वालिटी की वीडियो आपके लिए बनाएं। और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, वो भी हमें कमेंट में बताएं।